चैनल आज की स्टडी विद जैसा। आज का हमारा नया टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। इनिशियली हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव। एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि यह एक्चुअल में होता क्या है। और किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे बढ़िया बात अगर जो कोई है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए उसकी डेफिनेशन से। तो उसकी डेफिनेशन हम सीखेंगे। एक्टिव सेंटेंस के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है। एक्टिव सेंटेंस, व्हाट इज एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस क्या होता है ये सबसे पहले हम सीखेंगे। द सेंटेंस in which the doer is the subject of the sentence। ये है एक्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें डूअर डूअर सब्जेक्ट हो सेंटेंस का। एक ऐसा सेंटेंस जहां पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो वो डूअर हो। डूअर डूअर क्या होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डूअर क्या होता है। जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा जाता है। एक सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है और एक सब्जेक्ट वो होता है जो नॉन डूअर होता है। दो सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, एक सब्जेक्ट डूअर और दूसरा सब्जेक्ट नॉन डूअर। डूअर सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होता है जो स्वयं एक्शन को परफॉर्म करता है। जो एक्शन को परफॉर्म करता है इसे हम कहते हैं डूअर सब्जेक्ट। जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं डूअर। और जो एक्शन को परफॉर्म ना करे, सिर्फ एक्शन को रिसीव करे जो एक्शन को रिसीव करे उसे कहते हैं नॉन डूअर। तो सब्जेक्ट के दो काइंड होते हैं, एक तो डूअर और दूसरा नॉन डूअर। अगर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है, इफ द सेंटेंस कंसिस्ट द सब्जेक्ट एज डूअर, अगर जो कोई भी सेंटेंस डूअर से स्टार्ट हुआ है तो वह सेंटेंस हमेशा एक्टिव सेंटेंस होगा। अगर जो कोई भी सेंटेंस नॉन डूअर से स्टार्ट हुआ है, इट मींस उसका सब्जेक्ट नॉन डूअर सब्जेक्ट है, तो वह सेंटेंस हमेशा पैसिव सेंटेंस होगा। सब्जेक्ट ही वेरीफाई कर देता है कि यह सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, और बचा कुचा काम आने वाली उसके साथ वर्ब काम कर देती है। जो बच जाता है सेंटेंस का पार्ट, उसमें जो वर्ब पार्ट होता है, जो सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, अगर जो डूअर से ना पहचान में आता है कोई सेंटेंस की ये एक्टिव है या पैसिव है, तो आप उसकी वर्ब को देखिए, तब भी आप उसे पहचान जाएंगे। एक एक करके चीजों को हम सीखेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट सीख लिया। सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डूअर और नॉन डूअर। डूअर सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है, और नॉन डूअर सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करता नहीं है, सिर्फ एक्शन को रिसीव करता है। ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम नॉन डूअर सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है डूअर, अर्थात यहां पर वो काम करता है।
किसी भी काम को करेगा, एक्शन को परफॉर्म करेगा, वही सेंटेंस का सब्जेक्ट जब बनता है तो वो डूअर सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक सेंटेंस मैंने लिया, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। यहां पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो राम है और एक्शन भी राम ही कर रहे हैं, एक्शन भी राम ही कर रहे हैं, मारने का एक्शन है वर्ब, वर्ब ही एक्शन होता है, तो मारने का काम भी राम ही कर रहे हैं। इट मींस ये हमारे जो सब्जेक्ट है ये डूअर है। दूसरा बच गया, ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। एक्शन को रिसीव करने वाला होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी तो मैंने कहा था कि जो एक्शन को रिसीव करे वो सब्जेक्ट होता है। जी हां, अगर जो हम इसका प्लेस चेंज कर दें तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे रावण was killed by राम, रावण was killed, रावण को मार दिया गया। अब यहां पर जो एक्शन हो रहा है मारने का वो रावण रिसीव कर रहा है अभी भी, लेकिन अब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। रिसीव अब भी कर रहा है एक्शन को, लेकिन अब ये सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट, अब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट है तो ये बन गया नॉन डूअर सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर ये नॉन डूअर था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट था, एक्शन को रिसीव कर रहा था। यहां भी एक्शन को रिसीव कर रहा है, लेकिन यहां पर ये है सब्जेक्ट। चूंकि ये सब्जेक्ट है और एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन डूअर सब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ ये एक पैसिव सेंटेंस है। तो दोनों में नॉर्मल सा ये डिफरेंस है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, अगर जो वो है शुरुआत में सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो वह सेंटेंस हमेशा एक्टिव सेंटेंस होगा। दूसरी बात, अगर जो वही वो रिसीव कर रहा है एक्शन को और सब्जेक्ट के प्लेस पे लगा है, इट मींस वो रिसीवर बन गया, और रिसीवर बन गया तो नॉन डूअर सब्जेक्ट बन गया। ये काम तो कोई कर नहीं रहा है, एक्शन को सिर्फ रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसलिए ये बन गया नॉन डूअर। और नॉन डूअर है तो ये सेंटेंस बन गया पैसिव, ये बन गया पैसिव वॉइस, और ये था एक्टिव वॉइस। ये है पैसिव सेंटेंस, ये है एक्टिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द गोट इज ड्रिंकिंग वाटर, द गोट इज ड्रिंकिंग वाटर। यहां पर एक्शन कौन कर रहा है? गोट। इट मींस ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और एक्शन भी कर रहा है, गोट ही पानी पीने का कार्य कर रही है, तो ये एक्शन कर रही है, एक्शन कर रही है, इट मींस ये डूअर सब्जेक्ट हो गई। एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है वाटर, क्योंकि इसी को पिया जा रहा है, तो ये रिसीवर हो गया, यानी कि ये रिसीव कर रहा है, तो ये रिसीवर हो गया। और रिसीवर ऑब्जेक्ट भी होता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी है। पैसिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा वाटर। अब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये काम तो कर नहीं रहा है, इस पर तो एक्शन हो रहा है,
तो ये जो सब्जेक्ट बना ये नॉन डूअर बन गया। ये नॉन डूअर बन गया सब्जेक्ट। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो दी गई होती है सिंगुलर दी गई है, इसके अनुसार सिंगुलर दी गई थी, यहां भी सिंगुलर लगनी है तो वो लगा देंगे। आईएनजी को जब भी पैसिव में हटाना होता है तो हम बीइंग लगा देते हैं। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। बचा क्या? द गोट। द गोट बच गया तो बाय द गोट लिख देंगे। ये बन गया हमारा पैसिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ एक पैसिव सेंटेंस है। क्यों पैसिव सेंटेंस है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर है। और ऊपर का जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है वो है एक एक्टिव सेंटेंस। क्यों एक्टिव है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो डूअर है। तो हम किसी भी सेंटेंस को उसके सब्जेक्ट से पहचान सकते हैं कि ये डूअर है या नॉन डूअर है। और ये पहचानेंगे अगर जो सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर है तो ये भी पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। अब हम सीख लेते हैं पैसिव सेंटेंस क्या होता है। एक्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन हमने सीख ली। अब हम सीखेंगे पैसिव सेंटेंस की डेफिनेशन। पैसिव सेंटेंस की क्या विशेषताएं होती हैं? पैसिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें द सब्जेक्ट works as non-doer subject. The sentence in which the subject works, एक ऐसा सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट वर्क करे। कैसे वर्क करे? एज अ नॉन डूअर सब्जेक्ट। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नॉन डूअर सब्जेक्ट के रूप में काम करे, वह सेंटेंस हमारा हमेशा पैसिव सेंटेंस कहलाएगा। इज कॉल्ड पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस कौन सा होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्क करे एज अ नॉन डूअर सब्जेक्ट। नॉन डूअर सब्जेक्ट के रूप में जहां पर सब्जेक्ट काम करे उसे हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझना चीजों को बहुत बेहतर रहता है। एग्जांपल लिखा जैसे मैंने, द चेयर इज ब्रोकन। कुर्सी टूटी हुई है, अर्थात कुर्सी तोड़ दी गई है। कुर्सी तोड़ दी गई है तो जो चेयर है यहां पर वो एक्शन को रिसीव कर रही है। एक्शन को रिसीव कर रही है क्योंकि सारा एक्शन टूटने का इसी चेयर पर हो रहा है। ये कर कुछ नहीं रही है, एक्शन को रिसीव कर रही है। तो जो सब्जेक्ट बने और एक्शन को रिसीव करे उसी को नॉन डूअर कहते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है, इसलिए ये एक सेंटेंस पैसिव है। दूसरी चीज, पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये भी इसकी एक स्पेसिफिकेशन है कि हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीसरी स्पेसिफिकेशन क्या होती है पैसिव सेंटेंस की? कि हर हालत में एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी थर्ड फॉर्म से पहले।
हर हालत में थर्ड फॉर्म से पहले एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आएगी पैसिव सेंटेंस में। एक और एग्जांपल देखते हैं। द बॉय वाज फाइंड, लड़के को जुर्माना लगाया गया। द बॉय वाज फाइंड, ये रही आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रही हेल्पिंग वर्ब, और ये रहा नॉन डूअर सब्जेक्ट। नॉन डूअर सब्जेक्ट, नॉन डूअर क्यों है? क्योंकि लड़के को जुर्माना लगाया गया है, लड़के ने कोई काम नहीं किया है, इसी के ऊपर एक्शन हुआ है। तो जब भी किसी के ऊपर एक्शन किया जाएगा वो सब्जेक्ट हमेशा नॉन डूअर बनेगा, और नॉन डूअर के साथ वो हमेशा सेंटेंस जो बनेगा वो पैसिव बनेगा। तो ये एक पैसिव सेंटेंस है। तो हमने तो पहचानना सीख लिया। अब जब किसी भी चीज को पहचानना सीख जाएंगे तो हम उसको चेंज भी करना सीखेंगे। ये आपस में ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बिना उसका अर्थ बदले एक रूप से दूसरे रूप में ले जाना ही ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस कुछ रूल्स की मदद से। रूल नंबर 1, एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस बनाने के ये नियम है, जिसमें रूल नंबर 1 हम सीखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस must be used as the subject of passive sentence। ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे एक्टिव और पैसिव सेंटेंस का, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसे अवश्य यूज किया जाना चाहिए, उसे अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए। कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए? एज द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। ये रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे यूज किया जाना चाहिए पैसिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। ये रूल नंबर 1 कहता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस must be used as the object of passive sentence, but before it we must use agent
by, with, to, at, in, on, for, etc. ये है एजेंट। इसमें मैंने क्या लिखा है कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, ये रूल नंबर जो 2 है, इसमें मैंने लिखा है सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है मस्ट बी यूज्ड, उसे अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए। कैसे? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में। बट, लेकिन, बिफोर इट, इससे पहले जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, जब हम उसे पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो उससे पहले हमें यूज करना चाहिए एजेंट। और कौन कौन से एजेंट यूज करने हैं? तो विद यूज कर सकते हैं, बाय यूज कर सकते हैं, टू यूज कर सकते हैं, एट यूज कर सकते हैं, इन यूज कर सकते हैं, ऑन यूज कर सकते हैं, फॉर यूज कर सकते हैं। ये सब के सब जो एजेंट यूज होंगे वो अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज होंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ब। ये सब के सब अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज होंगे। केवल ये एक ऐसा वर्ड है जो अकॉर्डिंग टू वर्ब ना होकर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज होता है, इसे हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बाकी सब के सब अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज होते हैं।